हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल एंड आज हम बात करेंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की। तो कई लोग आईएफएस को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और फॉरेन सर्विस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने आईएफएस देख लिया है, इंडियन फॉरेन सर्विस। अब हम फॉरेस्ट सर्विस को देखते हैं। तो इसको हम आईएफओएस से डिनोट करते हैं। सो ये हो जाता है आई एफ स्मॉल ओ एंड एस। तो इस तरह से हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को डिनोट करते हैं। तो जानेंगे इसके बारे में, किन लोगों को इसे अप्लाई करना चाहिए, क्या कुछ इसमें प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या आपको पोस्टिंग्स मिल सकती हैं, क्या आपकी सैलरीज होंगी, स्टेट में रहेंगे या सेंटर में रहेंगे, और आपकी कितनी पावर्स और पूछ होती है। तो इन सभी चीजों के ऊपर हम रोशनी डालेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि इसके अंदर ऑप्शनल में और मेंस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हमारे मेन जो हमारा सिविल सर्विस से आईएएस का एग्जाम होता है उससे क्या डिफरेंसेस हैं, और कौन लोग हैं जो कि दोनों एग्जाम साइमल्टेनियसली दे सकते हैं, ताकि अगर आपका एक जगह सिलेक्शन ना हो तो आप दूसरी जगह सिलेक्ट हो सको। तो किन लोगों के लिए डबल अपॉर्चुनिटी की तरह काम करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। एंड अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 24 महीने के लिए अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 75% डिस्काउंट मिल जाता है और आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है यूजिंग द कोड ANI7। तो आपका टोटल पेमेंट बनेगा 43,200 ओनली फॉर 24 मंथ्स। एंड इसके अंदर आपको घर बैठे बैठे सारी सुविधाएं, सारे लेक्चर जो हैं वो मिलते रहेंगे। इसके और क्या बेनिफिट्स हैं वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो टू गेट रेगुलर अपडेट्स एंड पीडीएफ्स। तो ये आपको टेलीग्राम के जो नाम है वो नीचे दिए गए हैं। सो अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप है UNARTIC, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी टाइम YT एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है अनिकेत सर। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये भी एक ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आती है। हमने जब आईएएस अलाइड वाली वीडियो देखी थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि आईएएस अलाइड के अंदर दो ऑल इंडिया सर्विस थी, आईएएस एंड आईबीएस। बाकी सेंट्रल सर्विसेज थी, जिसके अंदर कुछ क्लास ए थी यानी कि क्लास 1 थी, कुछ ग्रुप बी थी यानी कि क्लास 2 बी थी। तो आईएफओएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, ये अपने आप में थर्ड तरह की ऑल इंडिया सर्विस है। ये अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और आप कह सकते हो ये एट पार है आईएएस और आईपीएस के। The Indian Forest Service is one of the three All India services of the Government of India. The other two being All India services being Indian Administrative Service (IAS) and IPS. It was constituted in the year 1966 यानी कि 1966 under All India Service Act of 1991। So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 1966 में बनाया था ऑल इंडिया सर्विस एक्ट के अंदर। तो ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी होगी बाकी दोनों सर्विसेज की तरह। तो ओवरऑल तीन तरह की हैं, लेकिन आईएएस अलाइड में दो ही आती हैं, आईएएस खुद और आपका आईपीएस। तो देखिए, जो मेन काम होता है, आपका मेन मैंडेट होता है, वो होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन ऑर्डर टू इंश्योर इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री थ्रू प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको फॉरेस्ट की पॉलिसी को ध्यान में रखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो कि अगेन हमारा फॉरेस्ट है उसको भी इंश्योर करना है। An IFS officer is wholly independent of the district administration in exercise of administrative, judicial, फाइनेंशियल पावर इन इज ओन डोमेन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आईएफएस ऑफिसर अगर आप बन जाते हैं तो आप टोटली इंडिपेंडेंट है। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, आप कोई भी और सर्विस में जाते हो तो आईएएस आपका बॉस होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप अगर आईएफएस बन जाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी आप इंडिपेंडेंट है, तो अपने इलाके के डीएम भी आप हैं, जज भी आप हैं, जुडिशियल पावर्स भी आपके पास हैं, फाइनेंशियल पावर्स भी आपके पास हैं और पुलिस पावर्स भी आपके पास हैं, क्योंकि आपके पास फॉरेस्ट रेंजर्स भी होते हैं। तो आप कह सकते हो ऑल इन ऑल एक सिंगल पर्सन के पास सबसे ज्यादा अगर पावर कंसंट्रेशन होती है तो आईएफएस ऑफिसर के पास होती है अपने जुरिस्डिक्शन में। पोजीशन इन द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आपको मिल सकती है, सच एज डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। तो डिवीजन मैंने आपको बताया था, जब एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर कोई ऑफिसर होता है तो वो डिविजनल अफसर होता है। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो ये आप आईएफएस ऑफिसर जब बन जाते हैं तभी आप इन पोस्ट को हैंडल कर सकते हो। द हाईएस्ट रैंकिंग आईएफएस ऑफिसर इन द स्टेट इज हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेज। तो आप पूरे फॉरेस्ट के फोर्सेस के हेड बन जाते हैं, तो आप हाईएस्ट रैंकिंग आईएफएस ऑफिसर होते हैं स्टेट के। अगेन यहाँ पे आईएफएस की जगह आप आईएफओएस लिखिए, क्योंकि आईएफएस ऑफिसर जो है अब वो फॉरेन सर्विस को डिनोट करता है।
अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अगेन इसके रूट्स ब्रिटिश इंडिया के अंदर हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर हैं। तो अंग्रेजों ने इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के नाम से बनाया था आईएफएस 1867 के अंदर, जो कि फेडरल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करता था, जब तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 एक्ट नहीं आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं आया, जिसके अंदर फॉरेस्ट को स्टेट सब्जेक्ट बना दिया गया था, यानी कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया था। तो उसके बाद उन्होंने आईएफएस बंद कर दिया, मतलब इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस बंद कर दी। लेकिन अदरवाइज आईएफएस की जो बैकबोन है या एंसेस्ट्री है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही हमें देखने को मिलती है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इसको बाद में हमने जैसे देखा स्टैट्यूटरी स्टेटस देके ऑल इंडिया सर्विस एक्ट के अंदर बनाया गया 1966 के अंदर। एंड अब अगर हम बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, और यही इसकी कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी है कि आपको कौन सा स्टेट मिलेगा। कार्डर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सेम प्रोसेस चलता है, जोनल सिस्टम जो आईएएस ऑफिसर्स के लिए सेम प्रोसेस में इनको भी कार्डर अलॉट होता है। ऑफिसर्स आर रिक्रूटेड थ्रू एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय यूपीएससी, जैसा कि हमने देखा प्रीलिम्स आपका सेम एग्जाम होता है, मेंस डिफरेंट हो जाता है। एंड देन ट्रेन्ड अबाउट 2 years बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एट इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी। आपकी 2 साल की ट्रेनिंग रहती है इसमें, कहाँ पर होती है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी के अंदर होती है। एंड देन देयर सर्विसेज आर प्लेस्ड इन द वेरियस स्टेट कार्डर्स एंड जॉइंट कार्डर्स बीइंग ऑल इंडिया सर्विस, दे हैव मैंडेट टू सर्व बोथ इन द सेंटर एंड द स्टेट्स। और क्योंकि ये ऑल इंडिया सर्विस है तो आपको स्टेट और सेंटर दोनों ही जगह पे रखा जा सकता है। तो नॉर्मली सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो आईएएस आईपीएस में फॉलो किया जाता है। आप छोटे एरिया से शुरू करते हैं, आप स्टेट के अंदर बिल्कुल छोटे एरिया से शुरू करते हैं, धीरे धीरे आप स्टेट लेवल ऑफिसर बनते हैं, और अगेन आपको डेप्यूटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट में बुला लिया जाता है। कभी कभार आपको जो है डायरेक्टली भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बुलाया जा सकता है। They are also eligible for state and central deputations as their counterpart इन आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप स्टेट और सेंटर में डेपुटेशन वाली पोस्ट पे भी लग सकते हो। सो डेपुटेशन क्या होता है? डेपुटेशन हमारा सर्विस लॉ जो है वो बताता है कि डेपुटेशन इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर। तो डेपुटेशन में भी ट्रांसफर ही होती है, बट इट कैन बी आउटसाइड। तो नॉर्मली सपोज करो कि आप ए है और आप बी है, ये 2 पोजीशंस के नाम है, ये 2 दफ्तरों के नाम है। तो ये डिपार्टमेंट लगा लेते हैं हम, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी। दोनों के अंदर कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा। अब आप आईएएस ऑफिसर हैं, आपको ए से बी में शिफ्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। अब इसी तरीके से सपोज करो कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई कॉर्पोरेशन है या कोई बोर्ड है। आई एम सॉरी, माउस से इतना अच्छा लिखा नहीं जा रहा, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो ये कॉर्पोरेशन है या कोई बोर्ड है जो कि गवर्नमेंट के अंदर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। अब यहाँ पे कोई पोजीशन खाली है, सपोज करो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन खाली है। अब इस पर्सन को सरकार चाहे तो यहाँ पे एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी लगा सकती है। नाउ दिस इज डेप्यूटेशन, कि आपको जो जहां आप रूटीन में आपकी हक बनता है लगना, वहां पे आपको नहीं लगा रहे, बल्कि आपको थोड़ा सा आउटसाइड एरिया में लगा रहे हैं, तो आपको कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं। इट मे बी अ वेरी गुड जॉब, वो हो सकता है कोई बहुत अच्छी पोस्ट हो, बहुत प्रॉस्परस पोस्ट हो, जिसको हम कहते हैं प्राइम पोस्ट हो, लेकिन हो सकता है वो बेकार सी पोस्ट भी हो। तो अगेन अगर आपको कहीं और ट्रांसफर किया जाता है तो उसको हम डेप्यूटेशन कहते हैं। डेप्यूटेशन पे पुराने जमाने में क्या होता था, अंग्रेजों के टाइम में क्या होता था कि डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस मांगती थी कि हमें आप आईएएस ऑफिसर दे दीजिए, हमारे बोर्ड को जरूरत है, या हमें आप एक लॉ ऑफिसर दे दीजिए, हमारे बोर्ड को जरूरत है, हमें आप जब जज दे दीजिए, हमें लीगल एडवाइजर की जरूरत है। लेकिन अब क्या होता है, अब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी मर्जी से ही लोगों को लगाती है, मांगने वाला इतना सिस्टम नहीं रहता। Deputation of IFOS officer is also permissible to foreign departments. फॉरेन गवर्नमेंट्स के अंदर भी आपके चांसेस होते हैं कि आपको फॉरेन गवर्नमेंट्स के अंदर काम करने का मौका मिले। यूनाइटेड नेशंस में भी आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज का, एनवायरनमेंट का काफी बड़ा रोल रहता है, तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी आप काम कर सकते हैं, किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, किसी एनजीओ के साथ आपको लगाया जा सकता है, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर के साथ भी लगाया जा सकता है, क्योंकि आपके जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के कार्डर रूल्स हैं 1966 के, वो इस चीज को परमिट करते हैं। तो हमने देखा था कि आईएएस ऑफिसर्स में भी सिमिलर चीज थी कि आपको वेरियस जगहों पे, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जगहों पे लगा सकता है, एंड इवन प्राइवेट जगहों पे भी लगाया जा सकता है। और हमने इसमें एग्जांपल भी देखा था कि महिंद्रास के अंदर जो आपके प्रेजेंट गवर्नर हैं शशिकांत जी, जो अभी आरबीआई के गवर्नर हैं, उनको लगाया भी गया था जब वो आईएएस थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनका भी स्कोप जो है वो बहुत वाइड है, जैसे कि आईएएस का वाइड है, और किसी भी सेंट्रल सर्विस से ज्यादा बेटर स्कोप आपको नजर आता है। अब आ जाते हैं पे की बात कर लेते हैं। पे और पर्क्स, आपके डेजिग्नेशंस क्या रहेंगे और आपकी पोजीशंस क्या रहेंगी और आपकी पे क्या रहेंगी। तो आप जब स्टार्ट करेंगे तो आप जूनियर टाइम स्केल से स्टार्ट करेंगे, सेम जैसे कि आप आईएएस में स्टार्ट करते हैं तो लेवल 10 से आप स्टार्ट करेंगे।
आपका ग्रेड पे वही 5400 होगा और आपका जो बेसिक पे होगा वो 56,100 होगा, प्लस अलाउंसेस मिला के वही आप 70,000 रुपए आपको मंथली स्टार्टिंग इनकम मिल जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर आप पोस्ट होंगे तो असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट के पद पे रिक्रूट होंगे, और अगर आपको स्टेट में लगाया जाएगा तो आपको असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या असिस्टेंट डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लगाया जाएगा। फिर आप जब सीनियर हो जाएंगे 4-5 साल बाद, तो आपको सीनियर टाइम स्केल मिल जाएगा जो कि लेवल 11 था, जैसे कि आईएएस में था, और फिर आप डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बन जाएंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर आप होंगे तो आप असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ही रहेंगे, और आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी 67,700 आपकी बेसिक पे हो जाएगी। फिर आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में आ जाएंगे जो कि लेवल 12 था आईएएस में, सेम चीज यहाँ पे होगी। आपकी पोजीशन स्टेट के अंदर सेम रहेगी, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और आपकी पोजीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी सेम रहेगी, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, और आपकी तनख्वाह लेकिन बढ़ जाएगी 78,800 हो जाएगी। और हमने देखा था कि आईएएस लेवल 12 पे आने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगने के लिए एलिजिबल हो जाता है और लगाया जा सकता है। उसके बाद आपको सिलेक्शन ग्रेड मिल जाएगा लेवल 13 पर, जैसा कि सेम आईएएस में मिला था। डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ही रहेंगे आप, और यहाँ पे आप असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ही रहेंगे, लेकिन आपकी तनख्वाह में काफी बड़ा जंप देखने को मिलेगा आपको। 1,18,500 आपकी बेसिक हो जाएगी, तो लगभग 1,40 के करीब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी मंथली पे हो जाएगी। प्लस आप यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स में कंसीडर होने लग जाएंगे, क्योंकि आप पे बैंड 4 में एंटर कर जाएंगे। तो सेम जैसे हमने आईएएस में देखा था, लेवल 13 के बाद आप पे बैंड 4 में एंटर कर जाते हैं, तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। उसके बाद आपको सुपर टाइम स्केल मिल जाएगा लेवल 14 पे, जिसके अंदर आप कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बन जाएंगे, या फिर अगर आप वाइल्ड लाइफ में है तो आप चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी लगाए जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट लग जाते हो इसी पद पे, और आपकी जो बेसिक पे है वो 1.5 लाख रुपए हो जाती है। तो आपकी जो कैश इन हैंड है आप कह सकते हो 1,80,000 के आसपास आपको मिलने लग जाता है। फिर आपको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड मिल जाता है, ये आपका लेवल 14 ही होता है। तो ये जो सुपर टाइम स्केल है ये 13A है, मैंने यहाँ पे 14 गलत लिख दिया, ये 13A है, जो कि आईएएस में नहीं होता। आप सीधा आईएएस में लेवल 14 पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे एक लेवल 13A आपको एडिशनल दिया हुआ है। फिर आप लेवल 14 पे आते हैं, आप चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बन जाते हैं और आईजी फॉरेस्ट बन जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और आपकी जो बेसिक पे है वो 1,75,000 हो जाती है। तो आप 2 लाख अबव आप कैश इन हैंड आपको महीने का मिलने लग जाता है। इसके बाद आप लेवल 15 में आ जाते हैं, जो कि हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड होता था आईएएस ऑफिसर्स में, जिसके अंदर आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी लग रहे हैं या फिर आप फाइनेंशियल कमिश्नर लग रहे हैं। यहाँ पे आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट लग जाते हो, और इसके इक्विवेलेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई पोस्ट नहीं होती, और आपकी जो बेसिक पे है वो लगभग 2 लाख रुपए हो जाती है। तो आप 2,20,000 के करीब करीब आपको मंथली पे मिल जाता है। उसके बाद आप लेवल 16 में आ जाते हैं, जो आईएएस में नहीं था। आईएएस में आपको लेवल 16 पे नहीं जाना पड़ता, आप सीधा 17 पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लेवल 16 भी मिलता है। लेवल 16 में आप प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बन जाते हैं अपने स्टेट के, जिस भी स्टेट में आप पोस्टेड हैं। और अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बुलाया जाता है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट लग जाते हैं, और आपकी जो तनख्वाह है वो लगभग 2,05,400 बेसिक होती है। सो अगेन बेसिक के ऊपर आप जब बाकी चीजें ऐड करोगे तो वो काफी ज्यादा तनख्वाह बन जाएगी। एंड लास्टली आप लेवल 17 पे पहुंच जाते हैं, जो कि एपिक स्केल है, और आईएएस में ये चीफ सेक्रेटरी स्केल था। तो चीफ सेक्रेटरी जब आप बनते हैं तब आपको ये स्केल मिलता है, एंड यहाँ पर आप अपने स्टेट के अंदर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ही लेते हैं, लेकिन आप हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेस भी साथ में बन जाते हैं। तो आप हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेस होते हो किसी स्टेट के, या अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में लगाया जाता है तो आप डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होते हो। तो हमें पता है कि डायरेक्टर सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और डायरेक्टर जनरल अगर बना दिया जाए तो वो और ज्यादा बड़ा अधिकारी हो जाता है, और इसके अंदर आपकी जो तनख्वाह है वो 2,25,000 रुपए बेसिक पे हो जाती है। सो आप देख रहे हो कि किसी भी सेंट्रल सर्विस से जो हमने आईएएस अलाइड में देखी थी उनसे कहीं ज्यादा आपको बेटर ये ऑप्शंस लग रहे हैं, क्योंकि आप एपेक्स के लेवल 17 तक जा रहे हैं, और ऑफ कोर्स लेवल 18 तो सिर्फ आईएएस के लिए ही रिजर्व्ड है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक है, तो आपको वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन लेवल 17 तक आप फिर भी पहुंच रहे हो। इसके अलावा हमने आईपीएस को भी देखा था जो लेवल 17 तक पहुंच रहा था। इसके अलावा जो बाकी की अलाइड सर्विसेज होती हैं, वो कई सर्विसेज जो है जो ग्रुप बी से स्टार्ट होती हैं वो लेवल 13 पे भी एंड हो जाती हैं, कुछ 14 पे एंड हो जाती हैं, कुछ 15 पे भी एंड हो सकती हैं।
अब अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें आप कैसे बन सकते हैं, तो जो नोटिफिकेशन है वो सेम नोटिफिकेशन होता है जो आपका सिविल सर्विस एग्जाम का होता है, और लगभग फरवरी के आसपास आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। ऑफ कोर्स अब कोरोना वायरस के कारण हौच पौच हुआ है, तो अब आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रीलिम्स जो है वो सेम होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो वही आपका जनरल स्टडीज का एग्जाम होगा, वही आपका सीसैट का एग्जाम होगा, उसी तरीके से आपका जो मार्क्स हैं वो निकाले जाएंगे। लेकिन आप जो फॉर्म भरते हो ऑनलाइन, तो आपको वहां पे लिखना होता है कि आप IFOS के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप सिविल सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको दोनों के लिए ही अप्लाई करना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो काफ़ी कम होती हैं, लगभग 100 के करीब ही वैकेंसीज होती हैं, जबकि सिविल सर्विसेज में टोटल मिला के लगभग 1000 के करीब वैकेंसीज होती हैं। जो मेंस एग्जाम है वो डिफरेंट होता है, वो हम अभी चर्चा करेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या रहनी चाहिए, आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और फिर एग्जाम में क्या क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए ताकि आप दोनों एग्जाम्स को जो है साथ साथ दे सको, और इन केस आपका अगर एक में नहीं होता तो आपको दूसरे में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करोगे, स्पेशली अगर आप अभी 12th क्लास में हो, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और आप इस हिसाब से अपने प्लानिंग कर सकते हो आगे कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स आगे यूनिवर्सिटीज में लेने चाहिए। सो व्हेन इट कम्स टू एजुकेशनल क्राइटेरिया, जो कंडीशंस है वो डिफरेंट है। जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसके अंदर कोई भी बैचलर डिग्री आपकी चल जाती है, चाहे आप BA हैं, BCom हैं, या CA हैं, LLB हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हो आपका चल जाता है। लेकिन अगर आपने इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर बनना है तो उस केस के अंदर आपको साइंस की या इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो होनी चाहिए। अगर आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो एनिमल हस्बेंड्री की, वेटर्निटी साइंस की, बॉटनी की, केमिस्ट्री की, जियोलॉजी की, मैथमेटिक्स की, स्टैटिस्टिक्स की, फिजिक्स की, या जूलॉजी की। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपके पास या तो आपके पास साइंस या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हो, या फिर आपके पास इनमें से कोई और बैचलर डिग्री हो, तभी आप इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप लोग बनना चाहते हैं इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, या आप अपना सिविल सर्विसेज के अंदर थोड़ा सा चांस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट में जो डिग्री है वो ले लेनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आप सिविल सर्विस तो दे ही पाएंगे, साथ ही आप ये वाला एग्जाम भी दे पाएंगे। तो हो सकता है कि अगर आपका सिविल सर्विस में सिलेक्शन ना हो, आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हो जाए, जो कि इक्वली गुड पोस्ट है, ऑल इंडिया सर्विस है, आपको स्टेट के अंदर भी रहने का मौका मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रहने का मौका मिलता है। हमने पोस्ट को देखा और हमने सैलरीज को देखा जो कि IAS के बराबर ही दी जाती हैं। एंड ऑफ कोर्स जो हमारा लास्ट लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आपकी काफी अच्छी ग्रोथ रहती है। एंड हमने ये भी देखा कि ये टोटली जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जुडिशियल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और पुलिस पावर सभी कुछ आप ही के पास होता है। तो आप ऑल इन ऑल ऑफिसर होते हैं पूरे एरिया के। द कैंडिडेट मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंजीनियरिंग। इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में या इंजीनियरिंग में, तब भी आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी बंदा अटेम्प्ट देना चाहता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, उसको अटेम्प्ट्स कितने मिलेंगे? 6। तो अगेन अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 6 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, जब तक आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी होती हैं तब तक आप एग्जाम को दे सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हैं तो आपको 9 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। तो मैक्सिमम आप 9 टाइम्स अटेम्प्ट दे सकते हो एग्जाम के लिए। ऑफ की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है वो हायर जाती है देन IAS एग्जाम, क्योंकि वैकेंसीज जो है वो लेस है। तो अगेन आपका डिमांड एंड सप्लाई वाली बात आ जाती है। जो सप्लाई है वो लेस है, डिमांड ज्यादा है, तो जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं IAS एग्जाम के मुकाबले। 6 एग्जाम्स होते हैं इसके अंदर, मेंस के अंदर 6 के 6 जो है वो रिटन एग्जाम्स होते हैं, और 3 घंटे का पेपर होता है जस्ट लाइक IAS एग्जाम। और जो 2 सब्जेक्ट जो है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेंस का हिसाब। पेपर 1 आपका इंग्लिश का होगा 300 मार्क्स का, फिर पेपर 2 आपका GK का होगा 300 मार्क्स का, उसके बाद ऑप्शनल 1 के 2 सब पेपर्स और ऑप्शनल 2 के 2 पेपर्स। तो अब जो हम GS1, GS2, GS3, GS4 करते हैं सिविल सर्विसेज में, वो यहाँ पर नहीं होता। इस चीज को आपको याद रखना है। तो अब सपोज कीजिए कि आपने 2 ऑप्शनल जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं, तो आपको सिविल सर्विसेज में भी अच्छा स्कोर दे रहे हैं, यहाँ पे भी अच्छा स्कोर दे रहे हैं, तो आपको हायर चांसेस हो जाते हैं कि आपका किसी ना किसी एक सर्विस में सिलेक्शन हो जाए। अभी आ जाते हैं आपके ऑप्शनल्स। तो अगेन अगर आप IFOS भी देना चाहते हैं और IAS का एग्जाम भी देना चाहते हैं, तो आपको इनमें से अपना कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए ताकि आप दोनों ही एग्जाम्स को साइमल्टेनियसली क्रैक कर सको।
क्योंकि सपोज करो आपने सिविल सर्विस के लिए कोई प्रिपेयर किया, सपोज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने ऑप्शनल प्रिपेयर किया, तो वो आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में काम नहीं आएगा। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आप स्मार्टली खेलोगे तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। सो ऑप्शनल कौन से अवेलेबल रहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनिटी साइंसेज, बॉटनी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो अगर आप इस तरह का कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर कर पाते हो और वो आपके सिविल सर्विस के सिलेबस के साथ मैच करता है, तो आपके लिए एक फायदा होगा कि आपका दोनों सर्विसेज के लिए ऑप्शनल जो है वो रेडी हो गया। इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे भी हैं जिसको डिसअलाउ किया हुआ है कमीशन ने, तो यूपीएससी कहता है आप इस तरह के दो कॉम्बिनेशंस नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल, आप एग्रीकल्चर के साथ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री नहीं ले सकते, केमिस्ट्री के साथ केमिकल इंजीनियरिंग नहीं ले सकते, मैथमेटिक्स के साथ स्टैटिस्टिक्स नहीं ले सकते, एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनिटी साइंसेज नहीं ले सकते, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग जो भी सब्जेक्ट्स हैं इंजीनियरिंग वाले, उनको इकट्ठे नहीं ले सकते। तो एक बार में आप एक ही इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और बात, जो क्षेत्रीय भाषाओं में पेपर देते हैं या हिंदी मीडियम या किसी भी और मीडियम में पेपर देते हैं, तो वो लोग आईएफओएस को जो है, या तो आप अपनी इंग्लिश को पकड़ बनाइए, क्योंकि इसमें जो सारे पेपर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होते हैं, एंड इट इज द ओनली मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपकी क्षेत्रीय भाषा यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि आप क्षेत्रीय भाषा में इस पेपर को नहीं दे सकते। जो मेंस का एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही होगा, तो आपको इंग्लिश पे पकड़ आपकी अच्छी होनी चाहिए। Only the candidates who score higher than the cutoff marks in the main examination are summoned to the next stage, which is the interview round. तो उसके बाद मेंस के बाद अगर आपका क्लियर हो जाता है, तो सिमिलरली जैसे आपको सिविल सर्विसेज में बुलाया जाता है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट भी होता है इंटरव्यू में, जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। सो द फिजिकल टेस्ट विल फॉलो इंटरव्यू। तो फिजिकल टेस्ट के अंदर अगेन आपका जो, जैसे सपोज कीजिए आप अगर मेल हैं, तो आपको 25 किलोमीटर का एक वॉक और रन का टेस्ट देना होता है कि आप 4 घंटे से कम समय में 25 किलोमीटर पूरा कर रहे हैं। और सिमिलरली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 14 किलोमीटर का वॉक एंड रन होता है। तो इस तरीके से जो आपके फिजिकल टेस्ट हैं और मेडिकल टेस्ट हैं, वो सब चीजें भी कराई जाती हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रिक्रूट होने से पहले। सो आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड। तो जो भी आपके डाउट्स थे, किस तरह से बन सकते हैं, क्या कुछ डिफरेंस है, कौन से ऑप्शनल्स लेने चाहिए, तो वो सब आप अब अच्छे से प्लान कर सकते हो। तो आप अपने ऑप्शन की लिस्ट खोल सकते हो। जो भी कॉमन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, सपोज करो आपने मैथ्स ले लिया और सिविल इंजीनियरिंग ले ली, या आपने एग्रीकल्चर ले लिया, एग्रीकल्चर दोनों में है, फिजिक्स ले लिया, फिजिक्स दोनों में है, तो इस तरह से आप कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हो ताकि आपके दोनों की पेपर्स की तैयारी अच्छे से होती रहे। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को कवर कर दिया होगा इस वीडियो में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड आई विल एड्रेस दैट डाउट। और नीचे ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, और आपको जो है अनअकैडमी का टेलीग्राम ग्रुप भी नीचे दिया हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो लास्टली मैं आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स बता दूं, जो आप अगर अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेंगे, और जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहला बेनिफिट तो है कि आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हो, यानी कि जो भी आपको टीचर पसंद है, जो भी एजुकेटर आपको पसंद है, जो भी शिक्षक आपको पसंद है, उसी से आप सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कर सकते हो। तो आपके पास चॉइस ऑफ टीचर्स मिल जाता है, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग पे जाते हैं, तो सपोज कीजिए वहाँ पे आपको पॉलिटी के टीचर अच्छे लगे लेकिन इकोनॉमिक्स से अच्छे नहीं लगे, तो आपके पास स्विच करने का ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे आप अपने फेवरेट टीचर से सीख सकते हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन टीचर्स भी हमारे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, जैसे कि मृणाल सर खुद पढ़ाते हैं, तो उनसे अच्छा आपको इकोनॉमिक्स कौन पढ़ाएगा। तो इस तरह से आपके पास चॉइस ऑफ टीचर्स हो जाती है। सेकेंडली, आपके लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस लगाए जाते हैं, ताकि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप वहां पे क्लियर कर सको। उसके लिए शेड्यूल होता है, आप अपने डाउट्स लिख के दे सकते हैं, और आपके जो टीचर्स हैं वो आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो आपका ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर हो जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा बेनिफिट रहता है आपको चीजों को समझने में और याद रखने में। थर्ड, अगर मैं प्लस पॉइंट बताऊं तो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यानी कि अगर आपने सपोज कीजिए आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का पढ़ना, लेकिन आपको लगा नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेना चाहता हूँ, तो आप उसको भी स्विच कर सकते हो। तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरी अनअकैडमी की लाइब्रेरी का। तो आप मल्टीपल टीचर से सेम कोर्सेज देख सकते हैं, और आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं, जिससे कि अगर सपोज कीजिए अगर आप दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हैं, तो आप दोनों ऑप्शन को स्टडी करके देख सकते हो, और उसके बाद अपना मन जो है वो पक्का बना सकते हो। तो आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना होता, एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका सब कुछ चलता रहता है।
नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि आपको रियल टाइम इंटरेक्शन मिलता है टीचर्स के साथ। तो आपका बिल्कुल लाइव 1-to-1 क्लासेस होती हैं, जैसे कि आपके सामने ही टीचर्स बैठे हों, तो आप अच्छे से उसी समय वास्तविक समय पे बातचीत कर सकते हो अपने शिक्षकों के साथ। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज मिलती है, यानी कि आपको डेली एमसीक्यूज की भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्रीलिम से पहले के लिए प्रीलिम बूस्टर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। आपको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। तो आपको हर तरह की अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होती हैं। और इसके अलावा हर एक टेस्ट सीरीज के और हर एक थ्योरेटिकल चैप्टर के भी आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स दिए जाते हैं, जिससे कि आप देख सकते हो, जिससे कि आप अपनी रिवीजन कर सकते हो आसानी से। आपको खुद से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप उसको डायरेक्टली अपने फोन में या टैब में पढ़ सकते हो, या फिर आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। सिक्स पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफलाइन कोचिंग्स के अंदर जाते हैं, लेकिन आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट या कोई ना कोई पोर्शन जो है वो कह देते हैं खुद से कर लो, या फिर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण फिर आपका वो काम रह जाता है। आपको अन अकेडमी पे इस तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाता है। डेली क्लासेस होती हैं, टाइम टू टाइम क्लासेस होती हैं, और बहुत सारे ऑफलाइन कोर्सेज भी बना चुके होते हैं, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो अगर आपको किसी चीज़ में कोई डाउट रह जाए तो। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ तो आप सारी की सारी वीडियोस को डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास और वॉच कर सकते हो ऑफलाइन। यानी कि सपोज कीजिए आप किसी ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा, या जैसे अभी साइक्लोन आया था तो ओडिशा के जो एरियाज हैं वहाँ पे इंटरनेट अफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, या आप किसी भी और रीजन से आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी सारी की सारी वीडियोस को, जो भी आपके रिलेवेंट टॉपिक्स हैं, उनको डाउनलोड करके रख सकते हो, और आप जब चाहें उन्हें ऑफलाइन देख सकते हो। जिससे कि अगेन आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, और आपका अगेन आप पूरा का पूरा जो आपका स्टडी का टाइम टेबल है वो अफेक्ट नहीं होता, वो यूं का यूं चलता रहता है। तो दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग अन अकेडमी प्लस। इसलिए आपको अन अकेडमी प्लस जो है वो जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एंड अगर आप लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हो, बेसिकली आप अभी आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या अभी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, अभी आप मन बना रहे हैं, तो आपके लिए जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन मैंने आपको पहले बताया था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ज़्यादा सस्ता भी पड़ता है आपको, और सिर्फ 43,000 रुपीज़ के अंदर आपको 2 साल के लिए एक्सेस मिल जाता है पूरी अन अकेडमी लाइब्रेरी का।